हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। धारा मापी, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। क्या होता है धारा मापी? देखो, धारा मापी विद्युत परिपथ में धारा का संसूचन करता है। धारा का संसूचन करने का उपकरण है। करने का उपकरण है धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। ये बताता है कि इस परिपथ में धारा है या नहीं है। किसी परिपथ में धारा बह रही है मान लो, अब आपको आंखों से थोड़ी दिखेगी, उसको चेक करने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर का सहारा लिया। अगर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया है, इसका मतलब उसमें धारा है, और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं है, इसका मतलब धारा नहीं है। और ये गैल्वेनोमीटर शब्द आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आया। व्हीटस्टोन ब्रिज में याद है, जी भुजा में हमने धारा मापी लगाया था गैल्वेनोमीटर, और उसी गैल्वेनोमीटर से हम विक्षेप देख करके बताते हैं कि इसमें धारा है या नहीं। और आपने विभव मापी के अंदर भी, विभव मापी वाले सारे प्रयोगों के अंदर भी आपने गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया। गैल्वेनोमीटर धारा का संसूचन करके बताता है, तो वो अंदर से कैसा है, उसका सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो धारा मापी का जो सिद्धांत है वो क्या है? अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली में, ये कुंडली है मान लो, इस कुंडली में, इसको मैंने यहां से लटका दिया, अगर धारा प्रवाहित की जाए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस कुंडली पर परिणामी बल का मान तो शून्य होता है, परंतु इसके ऊपर एक बलागुण कार्य करता है। और बलागुण का सूत्र क्या था कल? मां भारती साइन थीटा, याद है क्या? टॉ बराबर मां भारती साइन थीटा। और एम चुंबकीय आघूर्ण किसकी जगह लिखा था? NIA, NIA की जगह हमने कल चुंबकीय आघूर्ण लिखा था, तो टॉ बराबर आया था NIA B साइन थीटा। एक तरह से मां भारती साइन थीटा, मां भारती साइन थीटा, टॉ बराबर मां भारती साइन थीटा। और ये यहाँ M क्या है? कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। ये चुंबकीय आघूर्ण का लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है। तो इतना बलागुण लगता है और ये बलागुण कुंडली को घुमा देता है। तो यही सिद्धांत है, टॉ प्रोपोर्शनल टू आई। कुंडली में फेरों की संख्या और कुंडली का क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा का मान अगर नियत रहे तो टॉ प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा धारा उतना ही ज्यादा विक्षेप। अगर धारा का मान इसमें ज्यादा है तो ज्यादा बलागुण लगेगा, मतलब इसके अंदर विक्षेप का मान उतना ही ज्यादा होगा। आपसे एक लाइन में पूछा जाता है धारा मापी का सिद्धांत बताओ, तो आपको ये बोलना है। क्या है धारा मापी का सिद्धांत? कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होता है, क्योंकि जितना बलागुण लगेगा उतना ही ज्यादा विक्षेप उसके अंदर पैदा होगा। या यूं भी बोल सकते हैं, सिद्धांत का पहला पार्ट, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके ऊपर एक बलागुण कार्य करता है, और इस बलागुण का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अभी हम डेरिवेशंस में आपको बताएंगे, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, टॉ प्रोपोर्शनल टू आई, सिद्धांत का पहला भाग, बलागुण का मान इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। एक और पढ़ेंगे आप भी, आप आई प्रोपोर्शनल टू फाई, जितना ज्यादा विक्षेप होगा उतनी ही ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो इन ऑल हम लिखेंगे टॉ प्रोपोर्शनल टू आई प्रोपोर्शनल टू फाई। कुंडली पर लगने वाला बलागुण का मान कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और यह धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है।
तो ये सारी चीजें आज आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक बार धारामापी का कंस्ट्रक्शन देख लो, बनावट देख लो, कैसे बनता है धारामापी, क्या है धारामापी की बनावट। इसके अंदर एक शब्द आ रहा है, पहले हम उस शब्द से मिल लेते हैं। उसका नाम है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हमेशा लंबवत रहे, अर्थात इन दोनों के बीच का एंगल थीटा का मान 90 डिग्री हो, ताकि साइन थीटा का मान 1 के बराबर हो जाए, साइन 90 का मान 1 के बराबर। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, जैसे इधर देखो, कल भी मैंने आपको बताया था, मान लो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और एक कुंडली इधर है, ऐसे रखी है। कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के अलावा एक चीज, दो चीजें और होती है, मतलब 3 तरह से हम इसके अंदर चीजों को शामिल करेंगे कोण को डिफाइन करने के लिए। एक तो होता है तल, एक होता है ए वेक्टर और एक होता है बी वेक्टर। तो अगर आपसे कहा जाए तल और बी वेक्टर के बीच का कोण बताओ, तो अभी कितना है 0। और अभी आपसे कहा जाए देखो ये तल है और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का अभी कोण कितना है 0, लेकिन इसका ए वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। सिचुएशन यही है। अब आपको लिखना क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लो आपको लिखना है, किसी जगह पर काम में आ रहा है आपके तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, तो अभी आप 0 काम में लेंगे। अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लिखना है किसी सूत्र में, तो आप 90 डिग्री काम में लेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सूत्र का चयन कर रहे हैं, इस तरह से। लेकिन आपको अब ये समझना होगा कि तल और चुंबकीय क्षेत्र, बताओ अभी इस वक्त क्या है, तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो ऐसा हम ऐसी परिस्थिति बना देते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कि इस कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ये कुंडली है और ये तल, ये तल है, ये जो आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है ये तल है, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों एक दूसरे के समानांतर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना, अभी ए वेक्टर तो इधर होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो ये तल है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों समांतर है। तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। तो दोनों का मतलब एक ही है। या तो मैं ऐसे बोलूं तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, या ऐसे बोलूं ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। बताओ इस वक्त कोण कितना आएगा, तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण अभी भी कितना आएगा, 90। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण हमेशा 90 डिग्री अर्थात साइन थीटा का मान 1 होता है। इसे हम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए 2 उपाय हमें करने पड़ते हैं। एक तो जो हमारे चुंबकीय ध्रुव हैं जिनसे हम चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं, वो इस तरह से अवतल आकृति में काटे जाते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, ताकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य अवस्था में रहे। और दूसरा एक और उपाय करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, कि जो कुंडली हम बनाएंगे उस कुंडली के बीच वाले हिस्से में नर्म लोहे का क्रॉड भर देंगे, नर्म लोहा भर देंगे। नर्म लोहे का एक छोटा सा बेलन रख दिया जाता है अंदर, ताकि जैसे मान लो ये कुंडली है, अभी मैं आपको चित्र में बताऊंगा, तो सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है इसके अंदर होकर के निकलती हैं, ये इसके अंदर होकर के निकलेंगी। मतलब इसका ए वेक्टर इधर रहेगा और बी वेक्टर इधर रहेगा। बी वेक्टर और ए वेक्टर हमेशा परस्पर लंबवत रहेंगे, इसका मतलब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के 2 उपाय कौन कौन से हो गए याद करने इन ऑल आपको। एक तो अवतल आकृति में
अवतल आकृति में चुंबकीय ध्रुवों की कटाई की जाती है। इनको अवतल आकृति में काटा जाता है। और दूसरा, कुंडली के मध्य भाग में, कुंडली के मध्य भाग में नर्म लोहे का, अब ये नर्म लोहे का क्यों, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुंबकीय पदार्थों के गुण, चुंबकीय पदार्थों के गुण है। कुंडली के मध्य भाग में नर्म लोहे का क्रॉड, बेलनाकार क्रॉड भर दिया जाता है। इसको भरने से इसमें ऐसा क्या होता है, उसके वो आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे कि नर्म लोहे में क्या 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 प्रॉपर्टीज हैं, तब आपको आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। कुल मिलाकर के अभी आपको त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है और इसको प्राप्त करने के लिए कोई दो उपाय लिखो, इस तरह का आपको दिमाग सेट कर लेना है। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण 90 डिग्री है। इसे हम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए चुंबकीय ध्रुवों को अवतल आकृति में काटा जाता है और कुंडली के मध्य भाग में नर्म लोहे का क्रॉड भर दिया जाता है। कैसे भरते हैं, अब उस चित्र को देख लो जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं। धारामापी, धारामापी का सिद्धांत अभी अभी आपने देखा, क्या है सिद्धांत बताओ। धारामापी के अंदर जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो उसके ऊपर लगने वाला बलागुण उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये बेसिक सिद्धांत है। तो ध्यान से देखो, दो अवतल आकृति में कटे हुए चुंबकीय ध्रुव बना रहा हूं। चित्र बनते हुए देख लो। इस प्रकार से ये अवतल आकृति में ये चुंबकीय ध्रुव है जो कि अवतल आकृति में कटा हुआ है। ये मान लो एन ध्रुव है, ये एन ध्रुव है। और एक और चुंबकीय ध्रुव है इस तरफ, ये चुंबकीय ध्रुव एस ध्रुव है। चित्र बनाने का तरीका देख लो कैसे बनाते हैं। इस तरह से ये दो ध्रुव है, अवतल आकृति में कटे हुए। ऊपर से देखेंगे अगर आप इनको तो ये ऐसे नजर आएंगे। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो इस तरह से ऐसे कटे हुए। इस तरह अवतल आकृति में इनकी कटाई इस प्रकार से हुई है। ये देख लो आप। इस प्रकार से अवतल आकृति में कटे हुए चुंबकीय ध्रुव हैं। इस प्रकार से इनके बीच में एक, जैसे माचिस की डिब्बी आती है उसके ऊपर तार लपेट दो, माचिस की डिब्बी के ऊपर तार लपेट दो बहुत सारे। देखना कैसे किस तरह से पूरा, अगर आप बोर्ड पर ध्यान देंगे तो आपको कुंडली बनती हुई अच्छे से नजर आ जाएगी। अब ये एपरेटस है और एपरेटस के हिसाब से ही पढ़ना है आपको। कभी कभार आ जाता है बोर्ड में, हालांकि इनके क्वेश्चंस ही आते हैं मेन, तो फिर भी आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। और अभी सिलेबस की कटिंग में उड़ भी सकता है, लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है। तो देखो ये माचिस की डिब्बी बनाई मैंने। अब इस माचिस की डिब्बी के ऊपर मैंने तार लपेट दी।
इस माचिस की डिब्बी के ऊपर इस तरह से ये तार लपेट दिए, एक तरह से ये कुंडली बना दी और बहुत सारे तार लपेटे, तो बहुत सारे फेरे बन गए इसके अंदर। ये आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे फेरे इसके अंदर बना दिए गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जब कुंडली लपेटेंगे तो इसी फेरे बनेंगे। देख लो, ये वैसे ये माचिस की डिब्बी नहीं है, एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, और उस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर हमने ये तांबे के तारों की कुंडली लपेटी, ठीक है। एल्यूमिनियम का एक फ्रेम है, ये जो मैंने पहले बनाया था वो, ये आपको जो नजारा देखने को मिल रहा है, ये पहले वाला जिसके ऊपर मैंने तार लपेटे हैं वो था एल्यूमिनियम का फ्रेम। तो ये क्या है, अवतल आकृति में कटे चुंबकीय ध्रुव हैं, एक उधर है और एक इधर है, ये दोनों, ये एस ध्रुव है और ये एन ध्रुव है। और ये जो अपन ने बनाया ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, और इसके ऊपर ये जो हमने लपेट रखी है ये है कुंडली, ये कुंडली है। अब इस कुंडली को ध्यान से देखो, इस प्रकार से इस कुंडली को यहां से लटका दिया जाता है। जिस तार से लटकाया अपन ने, उस तार का नाम है फास्फर ब्रॉन्ज। फास्फर ब्रॉन्ज का तार है, और इस तार से इस तार के ऊपर एक दर्पण भी लगा रखा है। ये दर्पण क्या काम आएगा अभी पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने इसको इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इस पूरे को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, इस प्रकार से बंद कर दिया। इनको बाहर लिख दूंगा मैं। ये कुंडली है, और इस प्रकार से इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। यहां पर एक टर्मिनल बना दिया T1, और देखो यहां भी हमने एक स्प्रिंग को जोड़ करके, और यहां भी एक टर्मिनल जोड़ दिया है T2, ताकि मैं तार जोड़ सकूं। जैसे पंखा है, पंखे से दो तार निकले हुए होते हैं ना, इसी इस पूरे उपकरण में से दो तार निकले हुए हैं, आप इनको कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये नाम लिख देता हूं मैं, ये दर्पण है, ये दर्पण, और ये जो है फास्फर ब्रॉन्ज का तार है जिससे हमने इसको लटकाया है, और ये कुंडली है, और ये अवतल आकृति में कटे चुंबकीय ध्रुव है, और ये जो हमने फ्रेम, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम। ये है भाई गैल्वेनोमीटर की बनावट। इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आंतरिक हिस्से में एक नर्म लोहे का, अभी बताया था मैंने क्यों काम में लेते हैं नर्म लोहे का। नर्म लोहे का ये इस प्रकार से ये नर्म लोहे का क्रॉड भर दिया इसमें। ये जो मैंने इसके अंदर भरा है ये क्या है, नर्म लोहे का क्रॉड भर दिया। क्यों भरा है उसका कारण तो अब आप लोग बता सकते हो। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए इसको भरने के पीछे कारण क्या है, त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना। तो ये जो भरा गया है लिखेंगे इसके बारे में, ये क्या है, नर्म लोहे का क्रॉड, नर्म लोहे का बेलन। ये जो बीच वाले हिस्से में भरा है नर्म लोहे का बेलन है,
तो ये आपको जो नजर आ रहा है वो गैल्वेनोमीटर है। क्या कहता है इसका सिद्धांत? अगर मान लो यहां से इसमें धारा प्रवाहित की जाए, अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। जब कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो इसके ऊपर एक बलागुण कार्य करेगा और बलागुण इस कुंडली को विक्षेपित करेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया टॉ विक्षेपक। इसके ऊपर एक विक्षेपक बलागुण कार्य करता है जिसका सूत्र क्या था? एम बी साइन थीटा। याद आया? टॉ बराबर, और एम किसकी जगह लिखा था? एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके ऊपर एक बलागुण कार्य करता है जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है, घुमा देता है। इसलिए हमने इस बलागुण का नाम रख दिया टो विक्षेपक, और जिसका मान होता है टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। क्योंकि त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में, बताओ, त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो बताओ साइन 90 का मान, साइन थीटा बराबर साइन 90 बराबर कितना हो गया? 1। तो टॉ विक्षेपक बराबर क्या आया? एन आई ए इंटू बी, समीकरण नंबर 1। वापस ध्यान से देखो, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक कुंडली को लटका दिया अपन ने यहां से। जब इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी इस तरह से, तो कुंडली के अंदर बलागुण लगने के कारण कुंडली घूम जाती, घूमेगी, कुंडली के अंदर विक्षेप पैदा होगा। इसलिए जो बलागुण लगा है उसका नाम रख दिया मैंने विक्षेपक बलागुण। और इस सूत्र कल आपने पढ़ा था, टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। टॉ बराबर एम बी साइन थीटा में थीटा क्या था बताओ? ए और बी के बीच का कोण। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैंने बताया कि इसके अंदर ऐसा इंतजाम करके रखते हैं कि थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री रहे। इसी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र का नाम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है और साइन थीटा का मान 1 के बराबर। अब बताओ, जब ये कुंडली घूमेगी तो क्या होगा? इस तार के अंदर ऐंठन पैदा होगी। जैसे यूं मान लो आप एक टॉवल को ऊपर गीला करके ऊपर से यूं लटका रखे। अब बताओ, इसको तो मैंने कांस्टेंट रखा और नीचे वाले को घुमाऊंगा तो क्या होगा बताओ? अगर नीचे वाला हिस्सा घूमेगा, देखो यहां से तो मैंने इसको फिक्स कर रखा है, यहां से मैंने इस तार से इसको यहां से फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद अगर ये कुंडली घूमेगी तो क्या होगा? ये वाला हिस्सा अगर घूमेगा तो क्या होगा? उस टॉवल के अंदर क्या होगा? ऐंठन पैदा होगी, मुड़ेगा। अरे टॉवल को निचोड़ते हैं ना अपन, ऐसे के ऐसे जब ये कुंडली घूमेगी तो इस तार के अंदर क्या होगा? ऐंठन पैदा होगी। वो ऐंठन क्या करती है बताओ? जैसे मान लो ये उंगली यहां से फिक्स हो रही है, अगर मान लो मैं इसके यहां पर अगर इसको यहां नीचे वाला हिस्सा इसका घुमाऊंगा तो क्या होगा बताओ? अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसके अंदर देखो ऐंठन पैदा होगी। वो ऐंठन क्या कर रही है? मेरे घुमाने का विरोध कर रही है। अगर मान लो मैंने इसको बलागुण लगाया, मैं जो बलागुण लगा रहा हूं उसका मान क्या है? विक्षेपक बलागुण। मैंने जो बलागुण लगाया वो क्या है? विक्षेपक बलागुण। लेकिन इसके अंदर जो पैदा हुआ वो क्या है? ऐंठन बलागुण। और उस ऐंठन बलागुण का मान होता है, ये 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने, ऐंठन बलागुण का मान होता है C5। यहां C क्या है? एकांक कोण ऐंठन। 1 डिग्री ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण का मान C है, तो 2 डिग्री ऐंठन के लिए 2C, 10 डिग्री ऐंठ दिया तो 10C, और 5 डिग्री से अगर आपने इसको ऐंठ दिया तो अब ऐंठन बलागुण का मान कितना हो गया? C5 के बराबर। ये आपका 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। अपरूपण प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक, ऐंठन बलयुग्मा गुण, ये वहां पढ़े आपने। अब सुनो, वापस सुनो, ये इस तार से ये कुंडली लटकी हुई है। जब ये कुंडली घूमेगी तो क्या होगा बताओ? ये कुंडली घूमेगी तो इसको घुमाने वाला कौन? विक्षेपक बलागुण। लेकिन जब विक्षेपक बलागुण के कारण देखो ये कुंडली घूम रही है, विक्षेपक बलागुण के कारण कुंडली घूमी तो इसके अंदर क्या पैदा हो गया? ऐंठन पैदा हो गया। अगर मान लो अचानक मैं धारा शून्य कर दूं, अगर इसमें धारा शून्य कर दूं तो विक्षेपक बलागुण का मान कितना हो गया? 0। देखो
अब ये वापस ये इधर आ गई, देखो वापस इधर आ गई ना, ये कौन लेके आया इसको वापस? इसको वापस लाने वाला कौन? ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण। वापस देखो, जब मैंने इस कुंडली में धारा प्रवाहित की, यहां से धारा प्रवाहित की, कुंडली में धारा प्रवाहित होने से इसके ऊपर एक बलागुण लगा, उस बलागुण ने इसको इधर की तरफ घुमा दिया, देखो इधर घूम गया। चूंकि इसने इसको विक्षेपित किया है, इसलिए इस बलागुण का मान, इसका मान, इस बलागुण का मान क्या हो गया? विक्षेपक बलागुण। चूंकि विक्षेपक बलागुण के कारण जब कुंडली घूमी, ये घूमी, तो इसके अंदर ऐंठन पैदा होगी, और उस ऐंठन बलागुण का मान कितना है? C5। ठीक है, अब बताओ, अगर ये कुंडली यहां जाकर के रुक गई, इसका मतलब क्या है? रुक गई, देखो अभी, इसका मतलब ये कौन? ऐंठन, और सॉरी, ये कौन? विक्षेपक। घुमाने वाला कौन? विक्षेपक। और विरोध करने वाला प्रत्यानयन बलागुण कौन? ऐंठन बलागुण। तो बताओ, जब ये कुंडली रुक जाएगी, यहां जाकर के रुक गई, देखो दर्द हो रहा है उंगली में, दर्द हो रहा है, बताओ ये रुक क्यों गई? और रुक गई इसका मतलब साम्य अवस्था में आ गई, और साम्य अवस्था में आ गई इसका मतलब ऐंठन बलागुण या प्रत्यानयन बलागुण का मान विक्षेपक बलागुण के मान के बराबर हो गया। आप टावल निचोड़ते हो ना ऐसे करके, बताओ, शुरू में तो टावल को निचोड़ना बहुत आसान होता है। बताओ, आप जब टावल निचोड़ते हो तो आप क्या लगाते हो? आप उसको घुमाते हो ना, आप उसको विक्षेपित करते हो। तो बताओ, आपने क्या लगाया? विक्षेपक बलागुण। आपने जब उसके ऊपर विक्षेपक बलागुण लगाया तो अंदर क्या पैदा हो गया? उसके अंदर क्या पैदा हो गया? ऐंठन बलागुण। और मैंने इसको पूरा मोड़ दिया यूं, बताओ, अब और मुड़ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐंठन बलागुण का मान विक्षेपक बलागुण के मान के बराबर हो गया। वापस सुन लो ध्यान से, बहुत आराम से, इधर देखो, ये डस्टर देखो, अब मैंने इसको यहां फिक्स कर दिया। अब बताओ, मैं इसको इधर घुमाऊंगा ही, तो बताओ मैं क्या लगा रहा हूं? कौन सा बलागुण लगा रहा हूं मैं? विक्षेपक बलागुण। लेकिन देखो इसके अंदर क्या पैदा हो गया, देखो दिख रहा है, इसके अंदर ये क्या पैदा हो गया? ऐंठन। अब मैं इसको घुमाता जा रहा हूं, अब घूम नहीं रहा है, इसका मतलब साम्य अवस्था आ गई। साम्य अवस्था आने का मतलब है इसके अंदर जो ऐंठन बलागुण पैदा हुआ था, उसका मान और विक्षेपक बलागुण का मान, दोनों का मान बराबर हो गए। दोनों का मान बराबर होने का मतलब साम्य अवस्था आ गई। तो बताओ, साम्य अवस्था का मतलब क्या समझोगे? बताओ, साम्यावस्था, साम्यावस्थापक, बताओ क्या होगा? टॉ ऐंठन बराबर टॉ विक्षेपक, C5 बराबर NiAb। तो बताओ क्या आएगा? I बराबर C/NAb इंटू 5। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। फास्फर ब्रॉन्ज धातु का एकांक कोण ऐंठन के लिए बलागुण का मान कांस्टेंट, कुंडली में फेरों की संख्या n का मान कांस्टेंट, कुंडली का क्षेत्रफल a कांस्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट। तो I बराबर, इस पूरे का नाम में एक विशेष नाम दे रहा हूं, इसका नाम है K, और इस K को मैं बोलूंगा परिवर्तन गुणांक। मैंने अपनी मर्जी से नाम रखा है भाई इसका, अभी बताऊंगा। परिवर्तन गुणांक, रिडक्शन फैक्टर नाम रखा है इसका। तो बताओ I बराबर क्या हो गया? K इंटू 5, K इंटू 5। बताओ I प्रोपोर्शनल टू क्या आया? 5। यही धारा मापी का सिद्धांत है। इसका मतलब ये हुआ, कुंडली में जितना ज्यादा विक्षेप पैदा होगा, हम आइडिया लगा लेंगे धारा का मान उतना ही ज्यादा है। इसी प्रकार से ये कुंडली का विक्षेप देख करके हम धारा का अनुमान लगा लेते हैं। अगर विक्षेप पैदा ही नहीं हुआ, इसका मतलब विक्षेप पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब धारा का मान 0 है। धारा का मान 0 क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर विक्षेपक बलागुण ही नहीं लगे। जब तक धारा का मान 0 है, विक्षेपक बलागुण का मान 0 होगा। ये है धारामापी, धारामापी की बनावट और धारामापी की क्रियाविधि। बनावट में क्या है, एक बार और सुन लो। अवतल आकृति में कटे
दो चुंबकीय ध्रुव, यह अवतल आकृति में कटे हुए चुंबकीय ध्रुव, यह अवतल आकृति, इधर से गोलाई है, इधर भी गोलाई, इनके बीच में एक कुंडली को लटकाया गया है। कैसे लटकाया? फास्फर ब्रॉन्ज से लटकाया। फास्फर ब्रॉन्ज क्यों? उसका आंसर अभी आएगा अपना। यहाँ दर्पण क्यों? ताकि यहां से हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं और वो स्केल के ऊपर इस कुंडली घूमेगी तो क्या होगा, इसका जो लाइट का फोकस है वो भी घूमेगा। कितना घुमा हम आइडिया लगा लेंगे, उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाएंगे अभी। तो ये विक्षेप कितने कोण से घूमी वो जानने के लिए दर्पण लगाया, नहीं तो यहाँ कोई प्रकार वो चांदा वांदा लगा करके थोड़ी नापेंगे कि कितना घूमी कुंडली, 2 डिग्री घूमी, 3 डिग्री घूमी, कैसे पता चलेगा हमें? तो उसको नापने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रकाशिक व्यवस्था का इंतजाम कर रखा है। आगे उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। पहले ये धारामापी देख लो। 2 अवतल आकृति में कटे चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इस कुंडली को फास्फर ब्रॉन्ज के तार से लटकाया गया है। इस तार के ऊपर एक दर्पण लगा होता है और इस दर्पण और लैंप और स्केल की मदद से कुंडली के अंदर उत्पन्न विक्षेप का मान ज्ञात किया जाता है। कुंडली के निचले हिस्से में भी एक स्प्रिंग जुड़ा होता है जो इसको ऐंठन प्रदान करने का काम करता है। या धारा का मान 0 होती है, कुंडली वापस अपनी ठाम ठिकाने आ जाती है। ठाम ठिकाने का मतलब समझ रहे हो ना, अपनी वास्तविक पोजीशन में आ जाती है, पूर्व अवस्था में आ जाती है। और साम्य अवस्था का अर्थ क्या होता है? साम्य अवस्था का अर्थ क्या है? धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, एक बार और देख लो। जब धारा प्रवाहित की तो विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण ये कुंडली घूमी, ऐंठन के कारण इस विक्षेप का विरोध हुआ और एक अवस्था में कुंडली जाकर के रुक गई, इसे साम्य अवस्था कहेंगे। इस साम्य अवस्था पर विक्षेपक बल आघूर्ण और ऐंठन बल आघूर्ण दोनों का मान बराबर होगा। यहां से सॉल्व किया तो हमने देखा I प्रोपोर्शनल टू 5, अर्थात कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होता है। यही धारामापी का सिद्धांत है। एक बार रिज्वाइन कर लें आप लोग। देखें, इसके अंदर ये धारामापी का सिद्धांत हो गया। इसके अंदर हमने परिवर्तन गुणांक किसकी जगह लिखा है बताओ? परिवर्तन गुणांक के क्या है? परिवर्तन गुणांक, और के का मान है C/NAB, कांस्टेंट क्वांटिटी। C क्या है? इस फास्फर ब्रॉन्ज के तार के एकांक ऐंठन के लिए आवश्यक बल आघूर्ण, और A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये तो K का मान इन 4 चीजों पर निर्भर करता है। हो गया, ये परिवर्तन गुणांक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर, K का मात्रक पूछा जाता है आपसे। परिवर्तन गुणांक का मात्रक, परिवर्तन गुणांक की विमा। तो बोर्ड पर ध्यान से देखें, अभी अभी आपने एक सूत्र निकाला। सूत्र याद करने के बजाय ऐसे याद रखना, ये सबको याद रहेगा। देखो, विक्षेपक बलागुण का मान ऐंठन बलागुण के बराबर था ना? इसको घुमाया तो ये विक्षेपक बलागुण और ऐंठन बलागुण दोनों बराबर थे। विक्षेपक बलागुण कितना था? टॉ बराबर NIA इंटू B, और ये कितना था? C5। हो गया, कोई दिक्कत? तो बताओ I बराबर क्या है? C/NAB इंटू 5। तो I बराबर क्या हो गया? K इंटू 5। तो बताओ K क्या है? कोण। ये कोण है जिसका ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन या अंश बोलेंगे इसको, या विमाहीन राशि। बताओ, तो ये विमाहीन राशि है, इसका मतलब K की विमा क्या है? बोलो फटाफट। फाई कोण है, एक विमाहीन राशि है, तो इसका मतलब K की विमा I की विमा के बराबर होगी। इसका मतलब I की विमा क्या होती है? A1 एम्पियर। याद है धारा का मात्रक? तो K का मात्रक भी एम्पियर लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? एम्पियर। धारामापी के परिवर्तन गुणांक की विमा लिखो
तो आपको याद रखना है विमा इस सूत्र से मत निकालना। कहां से ढूंढ ढांड करके लाओगे ए बी सी और ये सब चीजें। तो सबसे बढ़िया काम क्या है, परिवर्तन गुणांक का मात्रक और विमा I बराबर K से लिखिए। ठीक है, इसको तो मैंने, ये तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री मतलब पूरक राशि, इसलिए I का मात्रक और K का मात्रक बराबर कर दिया। I की विमा K की विमा के बराबर होगी, तो K की विमा क्या है, A1, क्योंकि ये धारा के बराबर है। ठीक है, तो परिवर्तन गुणांक की विमा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। इसके बाद आता है इसकी सुग्राहिता। सुग्राहिता, धारामापी की सुग्राहिता देखते जाओ, छोटी छोटी सी बातें हैं। सुग्राहिता, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता क्या चीज है, जितना कम से कम धारा या कम वोल्टता से अधिक विक्षेप पैदा होना, अधिक विक्षेप प्राप्त होना सुग्राहिता का प्रतीक होता है। मतलब कोई भी धारामापी ज्यादा सुग्राही है या कम सुग्राही है, कैसे पता चलता है, कम धारा से ज्यादा विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब वो सेंसिटिविटी उसकी ज्यादा है, वो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। वापस सुनो, कम धारा, थोड़ी सी धारा प्रवाहित करते ही ज्यादा विक्षेप आ जाए, समझ जाओ सुग्राही। वापस सुनो, सुग्राही का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको बाकी दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं, वो बोलते हैं अरे मोटे, तो थोड़ा सा चिढ़ाते ही ज्यादा गुस्सा करता है। थोड़ा सा ही चिढ़ा है, अरे मोटे पानी का गिलास लेके, तो उसको ऐसे कहते, अबे उसको गुस्सा आया, बहुत तेज आया गुस्सा, तो थोड़ा सा चिढ़ाते ही उसको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे बहुत सेंसिटिव है यार, उसे मत बोला करो कुछ ज्यादा है, बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसी अगर हमारे धारामापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने से ज्यादा विक्षेप पैदा हो जाता है, तो हम बोलेंगे यार ये तो बहुत सेंसिटिव है। थोड़ी सी से ज्यादा, थोड़ी सी धारा से ज्यादा विक्षेप पैदा होना उसके सुग्राहिता का प्रतीक होता है, मतलब वो धारामापी ज्यादा सुग्राही। हम यहां पर दो तरह की सुग्राहिता पढ़ने वाले हैं, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ध्यान से सुनो, धारा सुग्राहिता, इसका नाम क्या है, धारा सुग्राहिता, और इसका नाम है वोल्टता सुग्राहिता। दो तरह की सुग्राहिता हम पढ़ेंगे, एक धारा सुग्राहिता और दूसरा वोल्टता सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता क्या है, ध्यान से सुनो, एकांक धारा से, एकांक धारा वो 1 एम्पियर भी हो सकती है, 1 मिली एम्पियर भी हो सकती है, एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप को, एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता कहते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो, अगर I धारा से फाई विक्षेप उत्पन्न हुआ तो बताओ एकांक धारा से कितना विक्षेप उत्पन्न होगा, एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप का मान, सूत्र बन गया φ/I, और एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप को ही हम क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी φ/I। कोई दिक्कत किसी को, एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप को, इसको हटाओ यहां, बोर्ड कम पड़ रहा है। एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप को हम धारा सुग्राहिता के नाम से जानेंगे। हो गया, सुग्राहिता दो प्रकार की। पहले तो बताओ सुग्राहिता क्या होती है, सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, तो हम बोलेंगे कम धारा या कम वोल्टता से ज्यादा विक्षेप पैदा होना सुग्राहिता का प्रतीक होता है। और सुग्राहिता को हम दो भागों में डिवाइड करके दो तरह की सुग्राहिता पढ़ते हैं, एक होती है SI और एक होती है SV। एक का नाम है धारा सुग्राहिता और दूसरे का नाम है वोल्टता सुग्राहिता। अब बोर्ड पर ध्यान देना, ये क्या है, शॉर्टकट मारो, एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप
एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप को एस आई कहते हैं। अब सूत्र कैसे बनाएंगे? आई धारा से फाइव विक्षेप उत्पन्न हुआ तो एकांक धारा से कितना आएगा? 5/i। तो एस आई बराबर क्या आ गया? 5/i। आपको सूत्र याद है? क्योंकि आई बराबर क्या था? K5। मान रख दो एस आई बराबर क्या आया? 5/K5। 5 से 5 घट गया। एस आई बराबर क्या गया? 1/K। तो ध्यान रहे, धारा सुग्राहिता का मान परिवर्तन गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। देख लो, K का नाम क्या था? K का मान भी आया था, K बराबर C/NAB। अभी अभी आया था C/NAB, धारा मापी का परिवर्तन गुणांक। क्या बोलेंगे इसको? धारा मापी का परिवर्तन गुणांक। तो धारा सुग्राहिता का मान परिवर्तन गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। एसआई का मात्रक बताओ। यहां से इसका मात्रक क्या है? अंश। 2 खाने, 4 खाने, 5 खाने, कितना विक्षेप आया? और इसका मात्रक है एम्पियर, अंश प्रति एम्पियर। ये तो सप्लीमेंट्री है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। एक तरह से प्रति एम्पियर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अंश प्रति एम्पियर। अब इसकी विमा लिखनी है आपको, तो विमा, इसकी तो कोई विमा होती ही नहीं, इसकी विमा होती है A1, और ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आएगा? A-1। कोई दिक्कत? अब आप एक चीज सोच लो, आपको K का मान मालूम है, बताओ SI का मान क्या होगा? 1/K, मतलब NAB/C। क्या आएगा? NAB/C। अगर कोई बोले धारा सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय लिखो, बताओ धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या क्या कोशिश करेंगे कि आपका धारा मापी ज्यादा सुग्राही हो? धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे? फेरों की संख्या बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा। क्षेत्रफल ज्यादा रखूंगा, कुंडली का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारा सुग्राहिता ज्यादा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा रखूंगा तो धारा सुग्राहिता ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी ज्यादा लपेटूंगा, क्षेत्रफल भी बड़ा रखूंगा तो हो सकता है कुंडली इतनी भारी हो जाए, वो हो सकता है गैल्वेनोमीटर इतना भारी हो जाए, हमें इतना भारी भी नहीं बनाना। तो एक और उपाय है, क्या बताओ? C का मान कम रखो, एकांक को ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण का मान कम रखो। और सबसे कम बलागुण किसके लिए होता है? फास्फर ब्रॉन्ज के लिए। मैंने आपसे बोला था भाई, किस तार से लटकाया था अपन ने कुंडली को? गैल्वेनोमीटर में किस तार की सहायता से कुंडली को लटकाया गया था? फास्फर ब्रॉन्ज। क्यों फास्फर ब्रॉन्ज से क्यों लटकाया? क्योंकि इसके लिए C का मान कम होता है, और C का मान कम होने से हमें फायदा क्या है? C का मान कम होने से धारा सुग्राहिता का मान ज्यादा होता है। ठीक है, धारा सुग्राहिता का मान ज्यादा होता है। C कम किसके लिए? फास्फर ब्रॉन्ज के लिए। इसीलिए फास्फर ब्रॉन्ज का तार लगाया, क्योंकि इसके लिए C का मान कम है, और C का मान कम होने का मतलब इसकी धारा सुग्राहिता का मान ज्यादा होगा। अब आता है वोल्टा सुग्राहिता। धारा की जगह वोल्टा कर दो, बताओ क्या सूत्र बन गया? एकांक वोल्टा से उत्पन्न विक्षेप को, एकांक वोल्टा से उत्पन्न विक्षेप को, मतलब SV बराबर क्या आएगा? 5/V। सूत्र बना रहा हूं, 5/, इसका मान IR होता है, क्या देगा? V बराबर IR होता है। तो ये प्रतिरोध किसका? गैल्वेनोमीटर का। तो SV बराबर क्या आया? 5/I का मान क्या है? K5 इंटू RG। 5 से 5 घट गया, तो SV बराबर आ गया, बताओ क्या आया? 1/K इंटू RG। क्या ऐसा लिख सकता हूं? SV बराबर SI/RG लिख सकता हूं। देखो इस सूत्र में और इस सूत्र में क्या अंतर है? नीचे RG आ रहा है बस, इसका मतलब ये आ गया वोल्टा सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता में संबंध। क्या आ गया? वोल्टा सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता में संबंध आ गया। अरे 1/K की जगह लिख दिया ना, 1/K की जगह ऐसे लिख दिया, 1/K की जगह क्या लिख दिया? ऐसे।
एक बार जब आप लिखेंगे तो सब बहुत सीधा सीधा सा, कुछ भी टफ नहीं है। टफ तो कुछ फिजिक्स में वैसे होता भी नहीं। एस बी बराबर, इसका नाम क्या है, वोल्टा सुग्राहिता, इसका नाम धारा सुग्राहिता, तो ये क्या बन गया, वोल्टा सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता में संबंध बन गया। अब आपसे कहा जाता है कि वोल्टा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए। इधर देखो, अगर फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो, अगर n बढ़ेगा तो बताओ, फेरों की संख्या बढ़ेगी तो धारा सुग्राहिता का मान बढ़ेगा। देखो, धारा सुग्राहिता का मान बढ़ेगा, S प्रोपोर्शनल टू n है ना, एस आई प्रोपोर्शनल टू क्या है, n बढ़ेगा तो ऐसा ही बढ़ेगी, लेकिन वोल्टा सुग्राहिता का मान अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा, अब समझ लो एक बार, क्योंकि एस बी बराबर क्या है, 1/k इंटू आर जी। मान रखो एस बी बराबर 1/, बताओ इसका मान क्या था, बोलो, C/n ए बी इंटू आर जी। सॉल्व करो इसको, एस बी बराबर n ए बी अपॉन सी इंटू आर जी। बोर्ड पे देखना भैया, अगर फेरों की संख्या बढ़ाऊंगा, फेरों की संख्या बढ़ाऊंगा तो तार की लंबाई बढ़ेगी, तार उतना ही ज्यादा लंबा लेना पड़ेगा, और जितना लंबा तार लूंगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो n/r(g) का मान हमेशा नियत रहेगा। मतलब 10 फेरे लेंगे तो 10 फेरों का प्रतिरोध आएगा, 20 फेरे ले लूंगा तो 20 फेरों का प्रतिरोध आएगा। इसका मतलब n/r(g) का मान कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, फेरों की संख्या बढ़ाई तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ऊपर दुगना तो नीचे भी दुगना, दुगना से दुगना कट जाएगा। कुल मिलाकर के एस बी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये है सुग्राहिता है, धारा सुग्राहिता और वोल्टा सुग्राहिता। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। आज मैं आपको नोट्स भेजूंगा, इसके कॉपी करोगे, पूरा आपको याद हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा जागरूक होकर के लिखा तो। इतना आसान सा पोर्शन है। ध्यान में रखने वाली बात है, परिवर्तन गुणांक का मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। बताओ क्या होता है परिवर्तन गुणांक का मात्रक, एम्पियर। एम्पियर सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, परिवर्तन गुणांक का मात्रक एम्पियर। और विमा क्या होती है, A1। मैंने आपको यहाँ एक दर्पण लगा करके दिया था, याद है, इस कुंडली पर एक दर्पण और फास्फोर ब्रोंज का तार, इस तरह से ये कुंडली है। जब ये कुंडली घूमती है, देखो मान लो ये दर्पण है, अगर ये कुंडली घूमेगी तो ये दर्पण भी घूमेगा ना। बोर्ड पर ध्यान देना, इसके सामने से मैं एक लाइट डाल रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं, और वो प्रकाश एक स्केल है, यहां पर स्केल के ऊपर आ रहा है, इधर इस तरह से आ रहा है। देखो इधर ये दर्पण है और यहां से ये स्केल है, ये प्रकाश जा रहा है और ये वापस भी आ रहा है, और इसका धब्बा यहां नजर आ रहा है, ये धब्बा, ये जाने के आने के बाद ये प्रकाश इसके ऊपर नजर आ रहा है। ये क्या बनाया मैंने, स्केल बनाया, और ये लैंप, और इस लैंप से प्रकाश डाला और ये स्केल के ऊपर है। देखो ये दर्पण है, यहां से मैं प्रकाश डाल रहा हूं, परावर्तित होकर के यहाँ स्केल के ऊपर आ रहा है, इस तरह से, ठीक है, स्केल के ऊपर आ रहा है वो। इसका जो फोक्स है, फोक्स यहां आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये दर्पण है, ठीक है। अगर मैं इस दर्पण को थोड़ा सा घुमा दूं, देखो ये इसका अभिलंब होता है, अभिलंब जानते हो ना, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो अगर ये दर्पण घूमेगा, अगर कुंडली घूमेगी तो क्या होगा, दर्पण भी घूमेगा। अगर मान लो दर्पण थोड़ा सा घूम गया तो इसका अभिलंब, देखो इसका अभिलंब पहले ये था, अब इसका ये दर्पण घूम रहा है, हथेली घूमेगी तो अभिलंब भी घूमेगा। मान लो इस कोण का मान फाई है, तो बताओ जब ये प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद इधर की तरफ आएगी, नहीं आएगी। बताओ दर्पण कितना घूमा, दर्पण बताओ कितना घूमा, दर्पण कितना घूमा, 5, लेकिन प्रकाश की किरण कितना घूम गई, टोटल 2/5। मान लो अब ये फोक्स यहां से यहां पहुंच गया, कितनी दूर पहुंच गया, मान लो x दूर पहुंच गया,
यहां से यहां तक की दूरी का मान मान लो कितना है d। बताओ टोटल कोण कितना होगा? tan 2 का मान बता सकते हो क्या होता है? tan 2 का मान tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का, कोण के सामने वाले भुजा लंब, लंब बटे आधा, आधार कौन सा हो गया? कैपिटल। छोटे कोणों के लिए क्या लिख सकते हो? छोटे कोणों के लिए बताओ क्या लिखते हैं? याद है? tan थीटा लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं? थीटा के। तो इसको भी हम लगभग क्या लिख सकते हैं? 2 फाई बराबर x अपॉन डी। तो फाई बराबर क्या आ गया? x अपॉन 2, x अपॉन 2। तो इस लैंप स्केल, इसको क्या बोलेंगे? लैंप स्केल व्यवस्था। इस व्यवस्था प्रैक्टिकल है भी, आपको इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल है। लाइट डाल करके देखते हैं, वो लाइट अगर ये कुंडली घूमती है तो इसके ऊपर, इसे आप यूं सोचो, मान लो इधर से सूरज से प्रकाश आ रहा है, आपने सबने किया हुआ है भाई, सबने किया हुआ है। कांच लेके खड़े हो जाओ सूरज के सामने और इसका फोक्स दीवार पे डालो, डालते हो ना, लाइट आई फोक्स दिख रहा है, इधर से लाइट आई और फोक्स है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ। इसका फोक्स मान लो दीवार पे यहाँ आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं घुमाऊंगा तो फोक्स घूमता ही नहीं घूमता है। ऐसी कुंडली घूमेगी तो दर्पण घूमेगा तो क्या होगा? ये फोक्स भी घूम जाएगा। इतना घूम गया तो इसका मतलब कुंडली कितने कोण से घूम गई, उस कोण का मान इससे निकाल लिया। बात सुन रही? और इसका मान फाई का मान निकालते ही हमें धारा का मान पता चल जाएगा। आई बराबर क्या था? k इंटू फाई। फाई का मान रखते हैं, हम धारा का मापन कर लेते हैं। ये है धारा मापी का सिद्धांत। ये है भाई धारा मापी का सिद्धांत। बहुत आसान है, बहुत सीधा है, आपको ध्यान रखना है। आज का काम आज ही कर लेना भी, आज आप लोग लिख लेना इसको, मैं अभी आपको नोट्स भेज दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आज ही कॉपी करना ताकि ये धारा मापी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कल इस धारा मापी को हम अमीटर में और इस धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का काम आज ही कर लेना। कल टेस्ट है, इसी चैप्टर का टेस्ट है भाई, अच्छे से तैयारी करो, सुरक्षित रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और मौज करो। बाय बाय।